नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दी है कि मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट फिनिश करने के बाद दो लॉज को प्रपोज किया। पहला लॉ था बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था वहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम उन्हीं एक्सेप्शंस को बच्चों डिटेल में डील करने वाले हैं। देखिए, पहला एक्सेप्शन है बच्चों यहां पर फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से यहां पर ये एक्सेप्शन बनता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। और बच्चों दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप के केस में भी यहां पर हमें एक स्पेशल केस देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, सो ये भी बच्चों एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आज की क्लास में बेसिकली बच्चों दो एक्सेप्शंस की जिनकी हम बात करने वाले हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा उनका नाम का हिंट दिया था। एक को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेंस तो है बट पूरा डोमिनेंस नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। पहले यहां पर बच्चों एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि मैम हम किस एग्जाम्पल को यहां पर पढ़ने वाले हैं। और बच्चों मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो इस चैप्टर से मैच द फॉलोइंग आते हैं उसके लिए नीट के लिए एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो यहां पर अपना बच्चों एग्जाम्पल में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। सो डॉग फ्लावर जो है वो एक प्लांट है, उस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, सो यहां पर इनका साइंटिफिक नेम है बच्चों एंटीराइनम स्पीशीज। ठीक है, ये यहां पर स्पेशल टाइप के फ्लावर्स हैं जिनको हम लोग डॉग फ्लावर बोलते हैं या फिर एंटीराइनम स्पीशीज बोलते हैं। और बच्चों इन्हीं का एक और नाम भी है हमारे पास, स्नैपड्रैगन। सो ये एग्जाम्पल यहां पर है, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉग फ्लावर भी इसी को कहते हैं, एंटीराइनम भी इसी को कहते हैं और स्नैपड्रैगन भी इसी को कहते हैं। सो ये बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। और हमें पता है आज की इस स्पेशल लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डोमिनेंस हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए। चलिए अब बच्चों डिटेल में बात कर लेते हैं कि मैम यहां पर होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं बच्चों, यहां पर ऐसा देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को हम लोग ले प्योर पेरेंट्स या फिर प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर बात करते हैं रेड फ्लावर्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। अगर हम लोग ऐसे प्लांट को लेते हैं जिसके पास प्योर रेड फ्लावर्स हैं, उसका जीनोटाइप कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल आर। और इसकी बच्चों हम क्रॉसिंग कराते हैं एक ऐसे पेरेंट के साथ जिसके फ्लावर्स होते हैं वाइट। सो वाइट फ्लावर्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पेरेंट्स हम लोग यहां पर सेलेक्ट किए हम लोगों ने, ये ट्रू है या ये होमोजाइगस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लावर कलर। यहां पर ये जो पेरेंट है ये रेड कलर के लिए होमोजाइगस है, प्योर है। ठीक है, प्योर लाइंस हैं। और यहां पर ये जो है ये व्हाइट के लिए प्योर है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे स्मॉल आर। ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा डोमिनेंट फीचर होता है उसके इनिशियल लेटर से हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर कैपिटल आर है, तो अगर हमें उसी के लिए ट्रू रिसेसिव पेरेंट को लिखना है तो हम लोग स्मॉल आर को लिखेंगे। ये हम लोग पहले ही बच्चों पढ़ चुके हैं इस चीज को। देखिए, अब हमें पता है पेरेंट्स होते हैं हमारे पास पेरेंट जनरेशन से हम लोग बनाते हैं गैमीट्स कैसे बनते हैं बच्चों? लास्ट क्लास में इस चीज को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मैम गैमीट्स बनते टाइम पर फॉलो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
जो हमें यहाँ पर पेरेंट का जीनोटाइप दिया है उसमें हम एक दीवार खींच देंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाते हैं गैमीट्स। सो ये हो गए हैं हमारे इन फ्लावर्स के लिए बच्चों गैमीट्स। अब अगर यहाँ पर हमें इस क्रॉस में बनानी है F1 जनरेशन। हाँ जी बच्चों, F1 जनरेशन कैसे बनेगी? F1 जनरेशन मैम बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर ये और ये दोनों क्या होंगे बच्चों? ये आपस में मैम फ्यूज होंगे और बन जाएगा यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r। अगर हम F1 जनरेशन की बच्चों बात करते हैं, अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो यहां पर जो फिनोटाइप आता वो आता रेड, क्योंकि R इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, कैपिटल R इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल r। बट यहां पर ये एक्सेप्शंस है, यहां पर ये केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहां पर जो कैपिटल R है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है स्मॉल r को, और यहां पर हमें जो फ्लावर्स का कलर देखने के लिए मिलता है F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर वो होता है पिंक कलर, जो कि ना तो इस वाले पेरेंट से मैच करता है और ना ही अपने इस वाले पेरेंट से मैच करता है। इसीलिए ये बनता है बच्चों केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जैसे हमने अपने प्रीवियस क्रॉसेस को पढ़ा है बच्चों, वही फर्दर यहां पर देखा गया स्टडीज में कि अगर हम F1 की सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं या हम F1 की सेल्फिंग करवाते हैं तो क्या होगा? F1 की सेल्फिंग का क्या मतलब है बच्चों? कैपिटल R स्मॉल r, और मैम इसी की सेल्फिंग हो जाएगी कैपिटल R स्मॉल r से। सो यहां पर अगर हम बनाना चाहते हैं कि हमें F2 जनरेशन के अंदर किस किस टाइप के प्लांट्स यहां पर मिलेंगे, तो हम कैसे बनाते हैं बच्चों? हम लोग बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। सो F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं पुनेट स्क्वायर। देखिए, अगर हम इस वाले प्लांट की बात करते हैं तो यहां पर आता है कैपिटल R स्मॉल r, और अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर आता है कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, सो देखिए F2 जनरेशन के अंदर कौन कौन सी प्रोजेनीज बनने के बच्चों चांसेस है। अगर इस वाले प्लांट की बात करते हैं तो इट विल बी कैपिटल R, दिस विल बी कैपिटल R स्मॉल r, दिस विल बी कैपिटल R स्मॉल r, एंड दिस विल बी फाइनली स्मॉल r। सो अगर हम बच्चों यहां पर इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो निकालते हैं तो क्या आता है? देखिए, R अगर कैपिटल R है तो फ्लावर विल बी रेड कलर, अगर स्मॉल r है तो फ्लावर्स विल बी ऑफ व्हाइट कलर। बट बच्चों अगर कैपिटल R और स्मॉल r का कॉम्बिनेशन है तो फ्लावर्स विल बी पिंक इन कलर। सो ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के अंदर। चलिए अब बच्चों इसका हम लोग जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो भी यहां पर लिख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जीनोटिपिक रेशो की, तो जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा बच्चों? जीनोटिपिक रेशो मैम यहां पर हो जाएगा कैपिटल R, और दूसरा जीनोटाइप यहां पर है कैपिटल R स्मॉल r, और तीसरा जीनोटाइप है यहां पर स्मॉल r। तो रेशो विल बी 1:2:1। दिस विल बी द रिजल्ट इन दिस केस। अगर हम लोग यहां पर इस क्रॉस की बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो की, फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है, फिनोटाइप क्या चीज होती है बच्चों? फिनोटाइप वो चीज होती है मैम जो बाहर से नजर आए। तो देखिए यहां पर अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो क्या क्या नजर आ रहा है? रेड कलर्स के फ्लावर हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, और बच्चों व्हाइट कलर के यहां पर फ्लावर्स हैं। तो रेशो कितनी है? 1:2:1। ठीक है, सो ये पूरा क्रॉस अपना बनता है इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन का। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं मैम, अगर हम लोग डोमिनेंस वाले केस की बात करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है मेंडल के क्रॉसेस में, वहां पर जीनोटिपिक रेशो तो यही आता था, लेकिन फिनोटिपिक रेशो वहां पर आता था 3:1। बट यहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बिल्कुल सेम है बच्चों। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि बताइए किस केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो जो है वो हमें F2 जनरेशन के अंदर सेम देखने के लिए मिलती है। तो आंसर विल बी स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम या फिर डॉग फ्लावर। इस क्रॉस को एक बार और देख लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया है? हमने यहां पर मैम जो शुरुआत में प्लांट्स लिए हैं उन प्लांट्स के वो हैं ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट्स। यहां पर है ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स। मतलब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है ऐसे प्लांट्स लेने हैं जिनके फ्लावर्स रेड हैं एंड दे आर होमोजाइगस, मतलब कैपिटल R। यहां पर जो व्हाइट फ्लावर्स लिए हैं वो स्मॉल r है, होमोजाइगस कंडीशन है।
फिर हमने बनाए गेमीट्स, हमें पता है जो पेरेंट्स होते हैं पहले उनसे गेमीट्स बनते हैं और गेमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है F1 जनरेशन। सो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो F1 जनरेशन है वो किसी भी पेरेंट कैरेक्टर को शो नहीं करता है। F1 जनरेशन के जो प्लांट्स है बच्चों, ना तो वो रेड कलर के हैं फ्लावर्स, ना ही उनके फ्लावर्स व्हाइट कलर के हैं, उनके फ्लावर्स यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं पिंक इन कलर। इंटरेस्टिंग। चलिए फिर हमने करवाई सेल्फिंग। अब सेल्फिंग के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है F2 जनरेशन के अंदर कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशोज आर सेम। सो ये यहां पर डिफरेंट चीज बनती है जो हमने डोमिनेंस वाले केस में हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए अब उस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि नॉर्मल एलील जो होता है वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है और नॉर्मल रिएक्शन को वो कैरी आउट करता है। बट जो मॉडिफाइड एलील होता है उसके 3 केसेस बनते हैं, या तो वो एंजाइम नहीं बनाता, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, या वो फिर नॉर्मल बट लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है। सो ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर क्या केस है बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था अगर फिनोटाइप अफेक्ट होता है, अगर F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसका फिनोटाइप अफेक्ट होता है तो यहां पर ज्यादा चांसेस बनते हैं कि या तो एंजाइम नहीं बना रहा है मॉडिफाइड एलील, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम यहां पर बनता है। अगर नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम बनता है तो फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होता है, वहां पर जो कैपिटल वाला लेटर रहता है उसका फिनोटाइप F1 जनरेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख लेते हैं कि अगर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में मैम कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर सिंपली ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, पहली ऑब्जर्वेशन यहां पर है मैम F1 had a phenotype, F1 had a phenotype which does not resembles either of the parents, which does not resembles either of the parents। किसी भी पेरेंट से F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो मैच नहीं कर रहा है। इट इज शोइंग, F1 जनरेशन इज शोइंग अ डिफरेंट फिनोटाइप, ओके, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, एंड इट इज completely different, and it is completely different from both, it is completely different from both। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट फिनोटाइप यहां पर शो कर रहा है जो है अपना पिंक। अब सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट बच्चों ये है इस केस में कि R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल r। ये हमें पता है यहां पर जो कैपिटल R है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है ओवर स्मॉल r। सो बच्चों यहां पर ऐसे केस में क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे केस में मैम हमें देखने के लिए मिल रहा है एक नया फिनोटाइप, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश capital R small r as pink, capital R small r as pink in comparison to capital R जो है वो अपना रेड है और जो अपना स्मॉल r है बच्चों वो है अपना व्हाइट। ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहां पर ये बन जाएगा ठीक है, सो यहां पर क्या डिस्कस किया हमने, कैपिटल R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड कलर आता, इसी की वजह से हमें यहां पर कैपिटल R स्मॉल r के केस में पिंक कलर देखने के लिए मिला है जो दोनों से डिफरेंट है, उन दोनों से क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अब एक तीसरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर जीनोटिपिक रेशो इज सेम, जीनोटिपिक ratio is similar to, genotypic ratio is similar to any
of the Mendelian monohybrid cross, any of the Mendelian monohybrid cross, किसी भी नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेम है, बट फिनोटिपिक रेशो, बट, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की। इन F2 जनरेशन जीनोटिपिक रेशो इज सिमिलर टू एनी ऑफ द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट फिनोटिपिक रेशो इज डिफरेंट। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो क्या है बच्चों, वहां पर फिनोटिपिक रेशो होती थी 3:1, वहां पर क्या होती थी फिनोटिपिक रेशो 3:1, बट यहां पर हमें पता है इन दिस क्रॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें क्या रेशो मिली है, हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों ही मिली हैं सेम, 1:2:1। सो ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशो क्या है और फिनोटिपिक रेशो क्या है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा रेशो जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमें मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो अपना जीनोटिपिक रेशो है वो जीनोटिपिक रेशो बच्चों वही है जो हमें किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, बट यहां पर डिफरेंस किस चीज में, यहां पर डिफरेंस है फिनोटिपिक रेशो में। तो वहां पर तो हम कर रहे थे कि टॉल रेशो ड्वार्फ 3:1, बट यहां पर हमें एक अलग से फिनोटाइप मिला है, दैट इज पिंक। सो 1:2:1। ये बात बच्चों हमें बिल्कुल ही यहां पर क्रॉस में क्लियर होनी चाहिए। ये चीज हमसे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आर जो है, जो कैपिटल आर है, वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है स्मॉल आर को, और यहां पर फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट हो रहा है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सेप्शन को देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सेप्शन है यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप। देखिए एक्सेप्शन का नाम है को डोमिनेंस, और यहां पर इसके अंदर आता है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो पूरा ही एक्सेप्शन है, चाहे किसी का ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, चाहे ए बी हो, सब को डोमिनेंस है। नहीं, सिर्फ ये वाला केस जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, सिर्फ उसी केस में को डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। सो यहां पर अगर हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सेप्शन का क्या मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब है मैम जो F1 जनरेशन है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट से मैच नहीं खाती है, ये मतलब है एक्सेप्शन का। अगर डोमिनेंस रूल फॉलो होता है तो किसी ना किसी पेरेंट से, ऑफ कोर्स जो डोमिनेंट ट्रेट वाला पेरेंट है उससे F1 जनरेशन का फिनोटाइप मैच करेगा, ठीक है, ये फॉर श्योर है। बट यहां पर एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो मैच नहीं करेगा, और फर्दर भी नहीं मैच करेगा F2 जनरेशन में, ऑफ कोर्स हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। अब यहां पर बात करते हैं बच्चों, देखिए को डोमिनेंस की। को का मतलब होता है बोथ और डोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप यहां पर एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर ए वाला जो एलील है और जो बी वाला एलील है वो दोनों ही डोमिनेट करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि यहां पर होता क्या है। देखिए यहां पर हमें इस चीज को समझने के लिए पूरा का पूरा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, और किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स का जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसको हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए अब बेसिकली बच्चों यहां पर होता यह है कि किसी पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप रहने वाला है वो चीज कैसे डिसाइड होती है। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा वो किस चीज पर डिपेंडेंट होता है। देखिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है बच्चों, वो डिसाइड होता है बाय शुगर्स। और कौन सी शुगर्स, उन शुगर से डिसाइड होता है बच्चों जो प्रेजेंट होती हैं उसकी आरबीसी के सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक पर्सन है, से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसे पता चला है कि ए है ना, से फॉर एग्जांपल उसका ब्लड ग्रुप ही है। कोई पर्सन है
X या A, उसका ब्लड ग्रुप A है। तो कैसे पता चला कि मैम इसका ब्लड ग्रुप A है? एक्चुअली जो इसका आरबीसी है ना बच्चों, इसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर यहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाली है A टाइप की शुगर पॉलीमर्स, A टाइप की शुगर पॉलीमर्स। अब इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर यह है कि मैम जो ये A टाइप की शुगर पॉलीमर्स हैं, ये क्या है बच्चों? ये हैं अपनी शुगर पॉलीमर्स। मैम ये आती कहां से हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। अब जो किसी आरबीसी के सरफेस पर किस टाइप की शुगर्स होंगी बच्चों, ये डिसाइड होता है ऑन द टाइप ऑफ जीन्स, ऑन द टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन दैट ह्यूमन बीइंग। देखिए इस पर्सन के अंदर कौन से टाइप के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। यहां पर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो उसको कंट्रोल करता है जीन आई, ठीक है। और जीन आई के हमारे पास बच्चों 3 एलील्स होते हैं, पॉसिबल प्रेजेंट है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। सो इन तीनों एलील्स में से कौन से 2 एलील्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, वो बेसिकली डिसाइड करने वाले हैं कि इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होने वाला है और किस टाइप की शुगर जो है इसकी आरबीसी के ऊपर रहने वाली है। सो बेसिकली बच्चों हम अभी इस चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि यहां पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको कौन गवर्न करता है? उसको गवर्न करता है जीन आई। इस जीन आई के ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 3 एलील्स प्रेजेंट है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, ठीक है। इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आई ए एलील की, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आई ए एलील है बच्चों, तो वो ए टाइप की शुगर बनाने वाला है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आई बी एलील प्रेजेंट है तो वो अलग टाइप की शुगर बनाएगा जिसको बोलते हैं बी शुगर। और बच्चों जो स्मॉल एलील है आई, वो किसी भी शुगर को कोड नहीं करता है। सो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए ये तो समझ में आ गया है कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, क्यों? क्योंकि उसके सेल के जो आरबीसी हैं उनके सरफेस के ऊपर ए शुगर है। और ये भी पता चल गया है कि मैम यहां पर आई ए जो है, इसका मतलब किसी का ब्लड ग्रुप तभी ए होगा जब मैम उसके अंदर आई ए वाला एलील होगा और ए शुगर उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होगी। लेकिन बच्चों हमें एक चीज पता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने हम हैं अगर, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। सो वो पूरी की पूरी सिचुएशन बच्चों, कंडीशन हमें यहां पर डिटेल में भी डिस्कस करनी है। तो इसको भी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा केस है, कौन से वाले 2 एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें और फर्दर पढ़ना होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको पहले एलैबोरेट कर लेते हैं। कोडोमिनेंस का क्या मतलब होता है? कोडोमिनेंस का मतलब होता है F1 resembles both the parents, resembles both the parents। और यहां पर हम जब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एबी ब्लड ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो वहां पर डोमिनेंस वाला केस बनता है, ठीक, कभी कभी। सो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमारा पहली चीज तो यह है कि F1 जनरेशन जो है वो कोडोमिनेंस के केस में दोनों पेरेंट्स को जो है रिजेंबल करती है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है मैम यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखा जाएगा? यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज determines the blood group in human beings। किस टाइप का आरबीसी प्रेजेंट है, उस आरबीसी के ऊपर कौन सी शुगर है, वही डिसाइड करने वाला है कि एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शुगर पॉलीमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर। Sugar polymers protrude over the surface of RBC, over the surface of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, सो हमने क्या लिखा है, शुगर पॉलीमर्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो शुगर है बच्चों, इसको कौन बताएगा कि कौन सी शुगर होनी चाहिए, एंड द टाइप ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय, एंड द टाइप ऑफ शुगर इज, and the type of sugar is controlled by gene I, and the type of sugar is controlled by gene I. So I gene जो है वो basically ये बताने वाला है कि कौन सी शुगर जो है वो मिलने वाली है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो उनके बाहर इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों कौन कौन से टाइप की शुगर्स हैं जो मैम यहां पर होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये लिखिए आप कि जीन आई हैज 3 एलील्स, और जब हम 3 एलील्स कह रहे हैं बच्चों तो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सिर्फ 2 ही देखने के लिए मिलेंगे, IA, IB एंड I। जीन आई हैज 3 एलील्स। अगर हम बात करते हैं IA की, सो IA एंड IB जो है दे प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स, स्लाइटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स। IA अलग टाइप की शुगर बनाता है, IB जो है वो अलग टाइप की शुगर को कोड करता है। लेकिन बच्चों अगर हम स्मॉल आई की बात करते हैं, सो इट डज नॉट कोड फॉर एनी शुगर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चों कोडोमिनेंस में? कोडोमिनेंस में अभी तक हमने ये चीज पढ़ ली है कि मैम अगर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होना है तो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है शुगर पॉलीमर से, जो शुगर पॉलीमर हमारी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है। अब जो शुगर पॉलीमर है वो कहां से डिसाइड होता है? एक जीन आई है जिसके 3 एलील्स हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, IA, IB एंड स्मॉल आई। ये तीनों जो हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 में से हमें 2 ही देखने के लिए मिलेंगे, और ये फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी शुगर जो है वो आरबीसी के सरफेस पर मिलने वाली है, और उसी से बेसिकली डिसाइड होता है हमारा ब्लड ग्रुप। सो बेसिकली जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, जीन्स ही ये चीज डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के पास होने वाला है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों ह्यूमन बींग्स की, सो लिखिए ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड organisms and they will contain any of them, वो एक ही बात कर रहे हैं, and they will contain only 2 alleles। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। Human being are diploid organism and any one person will contain only 2 alleles। एक पर्सन के अंदर हमें 2 ही एलील्स देखने के लिए बच्चों मिलने वाले हैं, 2 से ज्यादा एलील्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए पूरी की पूरी की। जीन आई है, 3 एलील्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म के पास जो है, एक पर्सन के पास जो है वो हमें मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलील्स। अब यहां पर बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये डिस्कस करनी है कि जो हमारा ये वाला एलील है IA एंड IB, ये दोनों ही एलील्स जो है दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट। IA एंड IB एलील्स आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है कि ये कोई पर्सन है, अभी मैंने बता दिया आपको कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो डिप्लॉयड होने वाला है, एक पर्सन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलील्स देखने के लिए मिलेंगे। सो से फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर ये कोई पर्सन है और इस पर्सन के अंदर यहां पर IA एलील है और यहां पर स्मॉल I एलील है। एक ये केस है।
एक दूसरा केस हमारे पास ऐसा है कि ये एक पर्सन है और इस पर्सन के पास हमारे आई ए एलील है, आई बी एलील है सॉरी, और एक है आई स्मॉल आई एलील। एक तीसरा केस यहां पर है हमारे पास, ये एक पर्सन है, इसके 2 क्रोमोसोम्स हैं और उनके ऊपर बच्चों हमें देखने के लिए मिल रहा है आई ए एंड आई बी। सो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आई ए और आई बी जो हैं दे आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। अगर आई ए के साथ आई प्रेजेंट होगा तो सिर्फ ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था। ये इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, इसकी कोई औकात नहीं है स्मॉल आई की। आई ए के सामने स्मॉल आई की कोई औकात नहीं है। सो यहां पर सिर्फ ये एक्सप्रेस करने वाला है और ब्लड ग्रुप विल बी ए। इस केस की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही है, आई बी जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है इसके ऊपर, इसकी कोई औकात नहीं है। छोटे आई की कैपिटल आई ए और आई बी के साथ कोई औकात नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहां पर भी आई बी जो है वो एक्सप्रेस करेगा और बच्चों यहां पर जो ब्लड ग्रुप है वो होने वाला है इस केस में ए और इस केस में होने वाला है बी। लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, यहां पर ये भी ताकतवर है और ये भी ताकतवर है, तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। आई ए और आई बी बोथ एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स और जो ब्लड ग्रुप होगा क्या बन जाएगा बच्चों, जो ब्लड ग्रुप यहां पर बनेगा वो बन जाएगा यहां पर ए बी, क्योंकि दोनों ही जो है वो अड़े हुए हैं अपनी बात पे कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं और मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो दोनों ही स्ट्रांग है। सो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आई ए भी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है और आई बी जो है वो भी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। आई ए यहां पर एक्सप्रेस करेगा और आई बी जो है वो इस केस में अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होगी बच्चों, आई ए और आई बी साथ साथ होंगे तो दोनों ही एक दूसरे को, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं और ब्लड ग्रुप जो है वो बनेगा एक यूनिक ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, सो ये हम कहना चाह रहे थे इस बात के अंदर। ठीक है, अब हम इस चीज को यहां पर समझ लेते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि मैम हम इस चीज को बार बार बोल रहे हैं कि ये जब हम बात कर रहे हैं इसकी, सो ये 3 एलील्स जो हम लोग बोल रहे हैं, वैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि एक जीन है आई, उसके 3 एलील्स हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन बच्चों एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने एलील्स होंगे, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 एलील्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अब यहां पर हम पूरी की पूरी इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं कि अगर पेरेंट 1 से ये वाले एलील्स आए और अगर पेरेंट 2 से ये वाले एलील्स आए, देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 3 एलील्स है अपने पास, ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे बनते हैं। पेरेंट ए से आई ए भी आ सकता है, आई ए के साथ आई ए भी आ सकता है, पेरेंट बी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट ए आई ए है तो पेरेंट बी से आई बी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट के ए 1 के पास आई ए है तो यहां पर स्मॉल आई भी आ सकता है, तो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर पेरेंट 1 के पास आई ए है तो पेरेंट बी के पास कुछ भी आ सकता है, आई ए आई बी और आई, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पेरेंट 1 जो है उसके पास आई बी वाला एलील है तो पेरेंट 2 की भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पेरेंट 2 के पास आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है और स्मॉल आई भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज हमें क्लियर है कि एक पर्सन के अंदर 2 एलील्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब वो रैंडम कॉम्बिनेशन है, जितने एलील्स हैं उनके रैंडम कॉम्बिनेशंस बना लीजिए। और बच्चों तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब आप कहेंगे कि मैम आई के साथ आई ए बना दो, आई के साथ आई बी बना दो और आई के साथ स्मॉल आई बना दो। सो आई के साथ बच्चों आई ए हम यहां बना चुके हैं और आई के साथ आई बी हम यहां बना चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, सिर्फ इसलिए यहां पर लास्ट में आई आई को लिख दिया गया है स्मॉल आई स्मॉल आई। सो ये आपको कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कि पेरेंट 1 से ये पॉसिबिलिटीज हैं एलील्स आने की और पेरेंट 2 से ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं एलील्स के आने की। अब देखते हैं इनका जीनोटाइप कि मैम इनका जीनोटाइप क्या रहने वाला है। देखिए इस वाले पेरेंट का, इस वाले बच्चे का, जिस वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से आई ए आया है, उसका जीनोटाइप हो जाएगा ऐसा। जिस ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट 1 से आई ए आया है और पेरेंट बी 2 से आया है बच्चों आई बी, तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा ऐसा। अगर आई ए और आई है स्मॉल आई तो कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा।
इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है, IAIB, IBIB, IBI. अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम इसको ऐसे लिखिए, IB और IA, एक ही बात है बच्चों, आप चाहे IAIB लिखिए चाहे आप IBIA लिखिए, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैम इनका ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है ना। अगर किसी के पास दोनों एलील्स IAIA हैं, मतलब दोनों ही सेम हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चों, ब्लड ग्रुप यहां पर होने वाला है A। यहां पर हमें पता है कैसा केस है बच्चों, ये केस है अपना कोडोमिनेंस का, IA है अगर, IB है अगर, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और ब्लड ग्रुप विल बी AB। अगर बच्चों ऐसी कंडीशन है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है कि मैम जो हमारा IA है इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर व्हाट, ओवर स्मॉल I, तो यहां पर ब्लड ग्रुप बनने वाला है बच्चों A ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर इस केस की बात करते हैं, यहां पर भी मैम ये कोडोमिनेंस का केस है, तो यहां पर भी दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं मैम, दोनों करने वाले हैं एक्सप्रेस, और ब्लड ग्रुप यहां पर हो जाता है AB। अगर इस केस की बात करते हैं, दोनों सेम है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बच्चों, ब्लड ग्रुप विल बी B। अगर यहां पर इस केस की बात करते हैं बच्चों IBI, सो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहां पर ब्लड ग्रुप होगा B, क्योंकि यहां पर भी हमें पता है कि जो मैम AIB है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल I, स्मॉल I की कोई औकात नहीं है IB के सामने, तो ब्लड ग्रुप विल बी B। लेकिन अगर हम लोग लास्ट केस की बात करते हैं बच्चों, जहां पर II है मैम, यहां पर कोई भी शुगर नहीं बनने वाली है, इस केस में जो RBC है वो कैसी दिखेगी बच्चों, इस केस में जो RBC है वो दिखने वाली नंगू पंगू, है ना, क्योंकि उसके सेल सरफेस पे कोई भी शुगर यहां पर नहीं है, सो यहां पर नो शुगर पॉलीमर इज प्रेजेंट, नो शुगर पॉलीमर इज प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। और कौन से ब्लड ग्रुप की बात हो रही है बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप O। जिसका ब्लड ग्रुप O होगा उसकी RBC के सरफेस के ऊपर कोई भी शुगर पॉलीमर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मॉल I है और स्मॉल I एलील जो है वो शुगर को कोड करता ही नहीं है। सो यहां पर ब्लड ग्रुप अपना हो जाने वाला है बच्चों O, ठीक है। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस बच्चों हमें बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। एक बार हम RBC बना के समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए, अगर एक ऐसी RBC है और उस RBC के सरफेस पर मैम A टाइप की शुगर है, अगर आपको ऐसा सवाल दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है जीनोटाइप, हाँ जी बोलिए बच्चों, अगर इस केस में वो आपसे ब्लड ग्रुप पूछेगा तो ब्लड ग्रुप तो आप बहुत ही श्योरिटी से बता देंगे कि मैम ब्लड ग्रुप होगा यहां पर A, क्योंकि A टाइप की शुगर्स हैं, ठीक है। और अगर यहां पर बच्चों वो आपसे पूछेगा जीनोटाइप, तो जीनोटाइप आपको फिर सोचना पड़ेगा। जीनोटाइप तो मैम IAIA भी पॉसिबल है और जीनोटाइप यहां पर IA स्मॉल I भी पॉसिबल है, दोनों जीनोटाइप्स यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो आपको ऐसी RBC दे देगा कि एक RBC है और उसके सरफेस के ऊपर हमें देखने के लिए मिल रही है B टाइप की शुगर्स, ठीक है, B टाइप की शुगर्स यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं, तो बच्चों हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर अगर हमसे ब्लड ग्रुप पूछेगा तो वी आर वेरी श्योर कि B ब्लड ग्रुप है यहां पर, ठीक है। यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहां पर ब्लड ग्रुप है B। लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा जीनोटाइप, हाँ जी बच्चों, जीनोटाइप क्या होगा यहां पर, जीनोटाइप की मैम यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, IB भी हो सकता है और IB स्मॉल I भी जीनोटाइप यहां पर हो सकता है। और क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है बच्चों, और आपको वो क्या क्या दे सकता है, आपको वो एक ऐसी RBC भी दे सकता है कि एक ऐसी RBC है जिसके सरफेस के ऊपर A शुगर्स भी प्रेजेंट है और उसके सरफेस के ऊपर B टाइप के शुगर पॉलीमर्स भी प्रेजेंट हैं। सो बताइए बच्चों, ऐसे केस में आप क्या कहेंगे, ऐसे केस में मैम जो ब्लड ग्रुप होने वाला है वो क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा अपना AB ब्लड ग्रुप। और बच्चों यहां पर जीनोटाइप बताना भी काफी आसान है, ये कोडोमिनेंस वाला केस है, यहां पर जीनोटाइप हो जाएगा मैम IA और IB, ठीक है, बहुत आसान है यहां पर जीनोटाइप को बताना। अगर हम बात करते हैं एक ऐसी RBC की जिसके पास कोई शुगर ही नहीं है, नो शुगर पॉलीमर्स ऑन द सरफेस,
यहां पर बताइए आप क्या कहेंगे? यहां पर मैम ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप फॉर श्योर, ठीक है। और यहां पर जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जीनोटाइप के लिए भी हम काफी यहां पर श्योर हैं। यहां पर मैम ऐसा तभी पॉसिबल है कि कोई शुगर ना हो सरफेस के ऊपर, जब स्मॉल आई जो है वो साथ में आएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें बच्चों आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। अब इस जो ये टेबल है, इस टेबल से हमें एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप कितने हैं? अगर हमसे वो पूछेगा कि टोटल ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं, तो 4 ब्लड ग्रुप हैं बच्चों, ठीक है। अगर वो हमसे पूछेगा यहां पर फिनोटाइप कितने हैं, तो फिनोटाइप का मतलब है ब्लड ग्रुप की ही बात कर रहा है। कितने फिनोटाइप है बच्चों यहां पर? यहां पर 4 ही फिनोटाइप है। कौन कौन से? ए बी एंड ओ, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन बच्चों इसी के अंदर वो आपसे पूछ लेता है कि कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। सो ये आपको थोड़ा सा फिर समझने में दिक्कत होती है। तो यहां पर कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है? यहां पर जो कॉम्बिनेशंस ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल है बच्चों वो है 6, ठीक है। 6 जीनोटाइप्स यहां पर पॉसिबल है और ये सब यहां पर टेबल में हम देख सकते हैं। सो कौन कौन से जो है अपने यूनिक जीनोटाइप से, मैं उनको यहां पर मार्क करती हूं। IA जीनोटाइप यूनिक है, IAIB यूनिक है, IAI यूनिक है। IAIB हम ऑलरेडी कर चुके हैं। IBIB ये यूनिक है बच्चों, और IBI ये भी यूनिक है, और स्मॉल आई ये भी यूनिक है। तो जो मैंने यहां से ब्लू पे सर्कल किए हैं बच्चों वो सारे यूनिक जीनोटाइप्स हैं, और IAIB जो है वो रिपीट है। सो यहां पर अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास 4 फिनोटाइप हैं, 4 ही ब्लड ग्रुप्स हैं, और 6 फिनोटाइप्स बच्चों यहां पर पॉसिबल है। सो ये आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि कितने जीनोटाइप्स हैं, कितने फिनोटाइप्स हैं और क्या क्या बातें हैं। सो एक बार मैं यहां पर दोबारा से सारे के सारे जो 6 जीनोटाइप्स हैं उनको लिख देती हूं। देखिए IA ये एक यूनिक जीनोटाइप है, IAIB यूनिक है, IA ये यूनिक है 3। इसी तरीके से बच्चों IBIB वो यूनिक है, IBI ये यूनिक है, और I ये यूनिक है। तो ये 6 जीनोटाइप्स जो हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर अपने पॉसिबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है अपनी मल्टीपल एलेलिज्म या फिर मल्टीपल एलील्स के नाम से दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग यहां पर एग्जाम्पल यही लेते हैं, एग्जाम्पल यहां पर यही है एबीओ ब्लड ग्रुप, एग्जाम्पल मल्टीपल एलेलिज्म का है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बहुत बार बच्चों मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ये मैच द फॉलोइंग का फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब है? मल्टीपल माने क्या होता है? मैनी, बहुत सारे, और एलेलिज्म मतलब एलील्स। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है बहुत सारे एलील्स का। मतलब जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बच्चों वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक कैरेक्टर जो है वो गवर्न हो रहा है बहुत सारे एलील से। सो मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब है? मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब है मोर देन 2 एलील्स गवर्न सेम कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए जब 2 से ज्यादा एलील्स होते हैं, इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों मल्टीपल एलेलिज्म। मोर देन 2 एलील्स गवर्न सेम कैरेक्टर, it is called multiple allelism. It is called multiple सो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी कि एक ही कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए बहुत सारे एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों जब हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एलील्स, तो अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तभी हम मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पॉपुलेशन में क्या है? मल्टीपल एलील्स हैं। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को उठाते हैं तो हमें वहां पर मल्टीपल एलील्स देखने के लिए मिलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए। कौन कौन से एलील्स है बच्चों? IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है, और स्मॉल I भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल के अंदर तो ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट। सो ये बात ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट काफी 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 इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन स्टडीज में हम कंसीडर करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म वाले केस को।
ठीक है बच्चों। सो आज की क्लास में बच्चों इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस, और उसी के साथ में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।